नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मुझे याद है कि जब मैं ग्राउंड पर 2017 असेंबली इलेक्शंस उत्तर प्रदेश में एनालिसिस कर रहा था, मैं कहता था कि 2017 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी और वेस्ट यूपी में बीजेपी के पक्ष में वोट होगा। वैसे ही 2019 के पहले जब मैं जमीन पर इलेक्शन एनालिसिस कर रहा था, मैंने कहा था कि डिस्पाइट एसपी और बीएसपी के अलायंस के बावजूद हिंदू आइडेंटिटी कास्ट आइडेंटिटी के ऊपर सर्वोपरि होगी और बीजेपी इस अलायंस के बावजूद 2019 के अंदर अच्छा करेगी और 2019 में अलायंस के बावजूद बीजेपी 60 से ज्यादा सीट लोकसभा में लेकर आई और वेस्टर्न यूपी में वो बढ़त पे रही। वही एक और बात अगर आपने गौर की होगी दोस्तों कि इन दोनों के पीछे कारण एक था। कारण था कि दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आए थे। अगर 2017 का असेंबली इलेक्शन देखेंगे तो उस असेंबली इलेक्शन के पहले मुजफ्फरनगर राइट्स में एक अपीजमेंट पॉलिसी जो उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार और सेंटर के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी, वोटर्स को लगा कि वो अपीजमेंट कर रहे हैं और एक तरफा वेस्टर्न यूपी का वोट, जहां जाट ने भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और पूरा वेस्टर्न यूपी का डायनेमिक्स चेंज हो गया। वैसे ही 2017 के असेंबली इलेक्शंस के पहले 2016 के कैराना के जो हिंदू एक्सोडस था, हिंदू पलायन था, उसको उस वक्त के राजनीतिक दलों ने, समाजवादी पार्टी ने उस एनएचआरसी की रिपोर्ट को जिसने एक्नॉलेज किया था कि ये हिंदू पलायन हुआ है और हिंदू पलायन जो हुआ है वो सिर्फ वहां की डेमोग्राफी की वजह से हुआ है, उसको एक्नॉलेज नहीं किया, उसको भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट बनाया और 2017 के अंदर वापस से वेस्टर्न यूपी पूरा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। 2012 में जहां समाजवादी पार्टी ने अधिकतर सीट जीती थी, वहीं 2017 के असेंबली इलेक्शंस में 102 में से 70 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अब 2022 के असेंबली इलेक्शंस के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वापस से कैराना पहुंचे हैं और उन्होंने कैराना की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को यह आश्वासन दिया और यह याद दिलाया है कि जिस तरीके से कैराना के अंदर बाइपोल, कैराना के अंदर हिंदू पलायन हुआ था, वो अब नहीं होता क्योंकि उनकी सरकार सशक्त कानून व्यवस्था में विश्वास करती है। तो क्या अभी भी ऑपोजिशन पार्टी, पर्टिकुलरली समाजवादी पार्टी और आरएलडी इसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है, तो उनका जो पूरा का पूरा राजनीतिक स्ट्रैटेजी है, जो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन में वेस्टर्न यूपी पे आधारित हो रही है, जो किसान आंदोलन के गुस्से पे आधारित हो रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व की राजनीति के साथ चेकमेट करेगी। और सिर्फ ये योगी आदित्यनाथ ही नहीं, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैली के अंदर इसका जिक्र किया और अमित शाह ने भी अपने उत्तर प्रदेश रैली के अंदर और उत्तर प्रदेश के इस दौरे के अंदर इसका जिक्र किया है। तो आज का मुकदमा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है, उत्तर प्रदेश के न्याय के लिए है और सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या आज का उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का दौरा 2022 के पहले वेस्टर्न यूपी में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट साबित होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी हिंदुत्व की स्ट्रैटेजी से आरएलडी और समाजवादी पार्टी के जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन की इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी को तोड़ पाएगी। इसीलिए आज का आरोप, जो जनता का आरोप है, उत्तर प्रदेश की जनता का आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वोट बैंक राजनीति के चलते हुए कैराना से पलायन हुआ था। इसको एनएचआरसी ने भी एक्नॉलेज किया था और हर राजनीतिक दल को इसको मानना चाहिए, इसको स्वीकारना चाहिए। और मेरी दलील, जो देश की जनता की दलील है, जो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था में विश्वास करती है, भले कोई भी पार्टी वो दे, कैराना पलायन के राजनीतिक अपराधियों का भी पर्दाफाश होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है। मेरी दलील और मेरे मुकदमे को शुरू करने के पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैराना में क्या कहा। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, यह हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी
आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं प्लान करने के लिए मजबूर हो गए। मेरे साथ दोस्तों, आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। राजीव जैन जुड़ रहे हैं, जो कैराना विक्टिम फैमिली के भाई हैं। ये उनके भाई है जिन्होंने पलायन किया था। राजीव जैन जी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जैन जी, कैराना की सच्चाई अभी भी, राजीव जैन जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ, पूरी सुन रहा हूं जी। राजीव जैन जी, अभी भी कुछ राजनीतिक दल कैराना में हिंदू पलायन की सच्चाई और उसके पीछे के कारणों को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पलायन हुआ था, वो पलायन इकोनॉमिक कारणों की वजह से हुआ था, आर्थिक कारणों की वजह से हुआ था। आप तो भाई है उस फैमिली के जिनने पलायन किया। आज योगी आदित्यनाथ उस फैमिली से मिले, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना यह है, मेरे परिवार के, मेरे ताऊ जी के लड़के और मेरे चाचा जी, 2 फैमिलियों ने हमारा पलायन किया। मैंने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश करी, उन्होंने मुझे भी इंस्ट्रक्ट किया कि आप भी प्लान कर लो, यहाँ रहने का माहौल नहीं है। मैंने कहा नहीं, सरकार पलटेगी, हालात पलटेंगे और आप मत जाओ, लेकिन वो छोड़कर चले गए। जब से योगी जी की सरकार आई है, हालात पलटे हैं, माहौल बहुत अच्छे हुए हैं। एक समय था जब हमारे ऊपर अत्याचार होता था और हमारी बात थाने में नहीं सुनी जाती थी और हमारे ऊपर ही मुकदमे दर्ज हो गए। हम फिर भी नहीं घबराए, हालात बदले, योगी जी की सरकार आई और हमने अच्छा महसूस किया। मेरे परिवार के लोग, एक परिवार से तो वापिस आके यही काम करने लगे, दूसरा परिवार सेटल हो चुका है दूसरी जगह, वो नहीं आ पाए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि कहा जाता था कि कैराना के मैं बारे में बता दूं, 80% मुसलमान पॉपुलेशन है और माइनॉरिटी में वहां पे हिंदू है। तो आप श्रेयस जी के भाई हैं। कहा जाता था कि आर्थिक कारणों से पलायन हुआ। क्या आर्थिक कारणों से पलायन हुआ था कि माहौल खराब था इसीलिए पलायन हुआ था? क्या माहौल खराब था इसीलिए पलायन हुआ? माहौल खराब होने की वजह से पलायन हुआ, आर्थिक कारणों से कोई कैसे माहौल, किस तरीके से माहौल खराब था, जरा देश की जनता को बताइए, जिसकी वजह से पलायन करना पड़ा। अरे भैया, दिन में गोली मार देते थे। मेरे परिवार के यहाँ ही सर्राफ थे, उनके यहाँ चोरी हो गई। वहां के सपा नेताओं ने उनको प्रोटेक्ट किया। महिलाएं मेरठ की थी और सीसीटीवी कैमरों में आने के बावजूद भी हम लोगों के ऊपर ही छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ। ये हालात थे। राजीव जी, क्या उस वक्त थाने में सुनवाई होती थी जब आप इन छेड़छाड़ के, गुंडाई के आरोपों पे थानों में जाते थे, पीएसओ कैराना में जाते थे, तो क्या सुनवाई होती थी निष्पक्ष रूप से? पहले सुनवाई नहीं होती थी, अब हो रही है। नहीं होती थी, अब हो रही है। अब कम से कम हम अपनी बात को जाके कह सकते हैं, हमारे को सुनते हैं ऑफिसर्स। राजीव जी, आप देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं जो कैराना के सच को नहीं जानती है? जाते जाते आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप अपने दर्द के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं, जब से योगी जी की सरकार आई है, हम दोबारा से वहां सेटल हो गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। पहले गांव में जाने के लिए भी यदि शाम का टाइम हो जाता था, हमें सोचना पड़ता था कि कहाँ रुकें। अब मैंने 24 घंटे में हर समय यात्रा की है, बेखौफ यात्रा की है। बहुत अच्छा सरकार का माहौल है, सरकार का हर तरफ ध्यान है। हमारे यहाँ पीएसी कैंप खुल गया है, आज योगी जी उसका उद्घाटन करके गए हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस कर रहे हैं। राजीव जैन जी, आपने देश की जनता को बताया कि कैराना का सच क्या था। आप मेरे साथ जुड़े और उन सभी लोगों को आपने बताया जो आर्थिक 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 कहते थे, अर्थारिक नहीं, माहौल खराब था। तो मेरे पैनलिस्ट को, मेरे मुकदमे में संदीप चौधरी जी, आरएलडी के वरिष्ठ स्पोक्सपर्सन, कृष्णाकांत पांडे जी, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन, संजय चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन, कुश अंबेडकर जी, ये बीएसपी को सपोर्ट करते हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अशोक यादव जी, फॉर्मर मिनिस्टर है समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट के अंदर, स्वाति गोयल शर्मा जो सीनियर जर्नलिस्ट है, कुछ ही समय में जुड़ने वाली है। पहले मैं संदीप चौधरी जी के पास आना चाहता हूं। मैं सभी को बताना चाहता हूं, 30-30 सेकंड का मौका दूंगा इनिशियल दलील रखने के लिए। संदीप चौधरी जी, आपने सुना कि एक कैराना पीड़ित के परिवार के भाई ने क्या कहा।
आप लोग ने 2016 की एनएचआरसी रिपोर्ट पे उस वक्त समाजवादी पार्टी ने इसको बुलाया था बीजेपी की रिपोर्ट। क्या अभी आप कैराना की सच्चाई को मानते हैं कि अभी भी आप उसी स्टैंड पे कायम है जो पहला वाला स्टैंड था आपका? संदीप चौधरी। देखिए प्रदीप भंडारी जी, मेरे भाई मेरे दोस्त, आपके साथ बहुत सारी डिबेट किए हैं और हमेशा अरे जुड़ के बड़ा अच्छा लगा। आज भी सही बात कहूंगा जी, सही बात कहूंगा। आप मुझे ये बताइए, आपने राजस्थान के अंदर जब वसुंधरा जी की सरकार थी, अनंगपाल नाम का एक गुंडा था, क्रिमिनल था, मारा गया, उसके पीछे बड़ा विरोध हुआ। वो गुंडा मुसलमान नहीं था, उसने बहुत लोगों को सताया होगा, लेकिन हम किसी एक जाति को, एक धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। विकास दुबे हाल ही का बात था, उसने बहुत सारे हिंदुओं को मारा, लेकिन हम एक जाति, एक धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। गुंडा क्रिमिनल कोई भी हो, इसी तरीके से कैराना के अंदर भी कोई गुंडा हो सकता है, कोई हमारे जैन साहब को परेशान कर सकता है, लेकिन हम एक जो डॉक्टर अब्दुल कलाम के धर्म को या जाति को बदनाम नहीं कर सकते, हम वीर अब्दुल हमीद की जाति को या धर्म को बदनाम नहीं कर सकते। आपका समय खत्म हुआ संदीप चौधरी जी। आप कह रहे हैं कि जाति धर्म को बदनाम नहीं कर सकते, पर अगर धर्म के वजह से पलायन हुआ है तो उस सच्चाई को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? संजय चौधरी जी आप बताइए। संजय चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और आपसे भी पूछना चाहता हूं संजय चौधरी जी, जब भी चुनाव याद आता है, चुनाव करीब होता है, तभी आपको कैराना क्यों याद आता है? कि उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन है वो आज कोरोना में दिख रहा है। जहां पलायन हो रहा था वहां लौट कर लोग अब बसेरा बना रहे हैं, और बसेरा बनाने के बाद वहां खुशहाली से रह रहे हैं, उनको सुरक्षा भी मिल रही है और वो अपने व्यवसाय को भी बढ़ा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में धारा को रोककर धारा को विपरीत दिशा में बहाने जैसा है। जैसा कि अभी पूर्ववर्ती व्यक्ति कह रहे थे कि हम थाने पर जाते थे तो थाने में भी सुनवाई नहीं होती थी। तो जहां व्यवस्था का संकट हो, जहां थाने में भी सुरक्षा न मिल पाए, घर पर भी सुरक्षा न मिल पाए, अपराधियों का इतना ज्यादा भय का वातावरण हो, वहां अब उत्तर प्रदेश बदला है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बदली है, अपराधी गायब है, अपराध का सफाया है। अशोक यादव जी आपका, संजय जी समय खत्म हुआ, आपको मैंने मुकदमे में पूरी अपनी दलील रखने के लिए दिया, मैं आपके वापस आऊंगा। अशोक यादव जी और अब संजय चौधरी के बीच में मुकदमा होगा। मैं चौधरी जी आपके पास भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, पर पहले मैं अशोक यादव जी जो मिनिस्टर रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर, अशोक यादव जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए अशोक यादव जी, आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर बैंक कर रहे हैं कि किसान आंदोलन से जो एंगर होगा, उस एंगर की वजह से जाट मुस्लिम का समीकरण आरएलडी और आपकी अलायंस के साथ में आएगा और बीजेपी को नुकसान होगा। पर अगर आपको मैं इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स याद दिलाऊं, 2017 के इलेक्शन के पहले 2016 के कैरानों को आपने एक्नॉलेज नहीं किया था, आपने बीजेपी की रिपोर्ट बनाई थी, बीजेपी ने स्वीप किया था। 2014 के पहले मुजफ्फरनगर हुआ था, बीजेपी ने 70 से ज्यादा सीट लेके आई थी। तो क्या आप 2022 के पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जो कैराना की विजिट है और जो कैराना में हिंदू परिवार वापस आ रहे हैं, वो आपको चेकमेट कर देगा इलेक्टोरली? अशोक यादव जी। भंडारी जी, बड़ी खुशी आपके सामने आज बैठा हूं मैं। शुक्रिया। आप अच्छे एंकर है। देखिए सबसे बड़ी बात तो कि जब कोई मुख्यमंत्री जाता, मैंने अभी इनके बयान सुने, एक मुख्यमंत्री जाता है, ये कहता है, पहले तो उस परिवार से मिलता है और ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि वो समाजवादी पार्टी की गलतियां थी। देखिए जब भी सरकार किसी की होती है, विकास भी होता है और कुछ घटना भी हो सकती है। हमें इतना ध्यान है, जब ये घटना हुई थी, मुजफ्फरनगर की हुई थी, अखिलेश यादव ने अपने, जब मैं मंत्री था तो उन्होंने जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। बोला मेरा पूरा परिवार, पूरा प्रदेश हमारा है। तो अगर कोई घटना उस वक्त हुई थी तो उस वक्त की सरकार ने पूरी कोशिश की थी उसको ठीक करने की। लेकिन मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं, अब जब चुनाव सिर पे है, आप मेरी सरकार ये याद करिए, पिछले बार जब चुनाव आने वाला था तो हमारी पार्टी लगातार उद्घाटन कर रही थी, जिसमें एक्सप्रेस वे का उद्घाटन था, मेट्रो का उद्घाटन था, एकैना स्टेडियम का उद्घाटन था, पूरे में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन थे। लेकिन ये आज आग लगाने के लिए वहां गए हैं। आग लगाने के लिए गए, ये आरोप है संजय चौधरी जी। पर मैं आपको अशोक यादव जी कहना चाहता हूं, आपने रखा, मुझे याद है मुजफ्फरनगर जब हुआ था उस वक्त आपके सीनियर लीडर जो थे वो सफाई के महोत्सव में थे, और उस वक्त मैं कहना चाहता हूं, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा कि मुकीम काला जो एक इतना बड़ा गैंगस्टर था जिसपे 47 केसेस ऑफ रॉबरी, मर्डर, डिकॉइटी थे, उसको नहीं पकड़ पाए थे आप लोग आपके शासन के अंदर। तो मैं पूछना चाहता हूं संजय चौधरी, देखिए आप पे जो आरोप
आरोप लगाए जा रहे हैं जो अशोक यादव जी, आप उसका तो जवाब दें, पर साथ में मेरे सवाल का भी आप जवाब दें कि जब चुनाव करीब आता है तभी कैराना क्यों याद आता है? जब चुनाव करीब आता है तभी क्यों आपको लॉ एंड ऑर्डर याद आता है? ये मैं पूछना चाहता हूं। असली मुद्दा ये है क्या संजय चौधरी जी कि आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू आइडेंटिटी को कास्ट आइडेंटिटी के ऊपर इलेक्शन नैरेटिव बनाना चाहते हैं जिससे कि आपको सीट्स और वोट्स मिल सके? संजय चौधरी जी, देखिए, कैराना में मुख्यमंत्री गए थे 411 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन के लिए। उसमें 40 योजनाएं ऐसी थी जो लोकार्पित हुई हैं और मेरे समाजवादी पार्टी के मित्रों को विकास की जो गंध है, विकास हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है, तो वो विकास की बात नहीं कर रहे। लेकिन उनको इस बात से बहुत कष्ट हो रहा है कि वहां जो हिंदू लौट कर आए अब विकास की बात करते हैं, अपने व्यवसाय की बात करते हैं, खुशहाली से रह रहे हैं, और उनके आंसू पहुंचने के लिए अगर योगी आदित्यनाथ पहुंच गए तो इनको ये नागवार गुजरती है। विकास की बात नहीं करते। 411 करोड़ की योजना कैराना के अंदर आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटित की है, तो उनकी कोई बात नहीं करते। ये केवल इस बात से इनकार इनका है कि कैसे वहां पर जो हिंदू लौट आए हैं और योगी जी उनको सुरक्षा देने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं, तो इस बात को लेकर ये दर्द जरूर है। दर्द है। संजय चौधरी कह रहे हैं कृष्णाकांत पांडे जी आएंगे, कृष्णाकांत पांडे जी आएंगे जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। मैं कृष्णाकांत पांडे जी को लाना चाहता हूं मुकदमे के अंदर। कृष्णाकांत पांडे जी, बीजेपी ये कह रही है कि कानून व्यवस्था जो है वो उसका पोल प्लान है और जनता उसको इस पे विश्वास देगी। कृष्णाकांत पांडे जी, क्या आप वही गलती कर रहे हैं जो आप एज एन ऑपोजिशन पार्टनर ने 2017 के पहले की थी और 2014 के पहले करी थी? आप कैराना पर खुलकर बोलिए कि हिंदू पलायन हुआ था और इकोनॉमिक कारणों की वजह से नहीं हुआ था, रिलीजन की वजह से हुआ था। बोलिए कृष्णाकांत पांडे जी। मैं तो पहले यह पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी हाथरस कब जाएंगे? मुख्यमंत्री जी ललितपुर कब जाएंगे? लखीमपुर कब जाएंगे? उम्भा कब जाएंगे? उन्नाव कब जाएंगे? रायबरेली कब जाएंगे? आजमगढ़ कब जाएंगे? जहां जिस तरह से पेट्रोल छिड़क के लड़की को आधी रात को जला दिया जाता है, उसके घर क्या जाने में मुख्यमंत्री जी को शर्म आ रही है? वहां जाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये चाहे कैराना जाने जैसी भी घटना हो, वह जा, पूरा प्रदेश उनका है, कहीं भी जाए, लेकिन 600 से ज्यादा किसानों शहीद हुए हैं, जिससे सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसान हैं। तो उन किसानों को श्रद्धांजलि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कब देंगे? एक जानवर मरता है तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं, और 600 से ज्यादा। संजय चौधरी जवाब दे, संजय चौधरी जवाब दे, कृष्णाकांत पांडे जी का जवाब दे। लखीमपुर अब जाएंगे और कृष्णाकांत पांडे जी मैं भी ऐड कर दूं। कृष्णाकांत पांडे जी मुझे भी ऐड करने दीजिए। कृष्णाकांत पांडे जी मुझे भी ऐड करने दीजिए। पांडे जी एक सेकंड पांडे जी और चौधरी जी, ये सवाल कृष्णाकांत पांडे जी, चलिए मैं आपके पास आऊंगा, पर चौधरी जी आप जवाब दें। संजय चौधरी जी आप जवाब दें, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है लखीमपुर खीरी वायलेंस में एससी इज अनहैप्पी विद द यूपी गवर्नमेंट रिपोर्ट। एक एक्स एचसी जज को अपॉइंट किया जाएगा प्रोब मॉनिटर करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के कृष्णाकांत पांडे का जवाब दें संजय चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने आज वही कहा है जो घटना के दूसरे दिन वहां पर प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और प्रशासन ने माना था कि इस कांड की जांच हम उत्तर प्रदेश में जो हाईकोर्ट है उसके जज से कराएंगे। तो आज का जो निर्णय है उसमें सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट आज जिस बात को कह रहा है, घटना के दूसरे दिन प्रशासन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो उसी बात को दोहरा रहा है। यानी हमारे जो निर्णय था उसी निर्णय के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने और कोई बात नहीं कही है। हम वहां पर हाई कोर्ट के जो जज है, पांडे जी बहस पांडे जी बोले, पांडे जी और चौधरी जी के बीच में बहस, दो बोलो। माध्यम से ही हम जांच कराने की बात उस दिन पांडे जी जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट इनको लथेड़ रहा है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि लखीमपुर खीरी केस में उत्तर प्रदेश चौधरी जी कार्यवाही सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने चौधरी जी बोले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो तो हम इसके दूसरे ही दिन कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कोई नई बात कही है क्या? हमने दूसरे ही दिन कहा था कि यहाँ के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ
हम जो इसकी SIT आपराधिक बनाकर जांच गतिविधियों में कराने के लिए लिप्त है, पूरी जो तरह तैयार है। बंद ये है, लोग सुप्रीम कोर्ट उसके में गए थे। पिता को और आप कब अभी तक बर्खास्त अगर ये करेंगे? जांच चौधरी नहीं हो जी, जाती तो इसके परिणाम निकल आते। जिसका बेटा आपराधिक गतिविधि में बंद हो, उसके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हो, तो निष्पक्षता से जांच कैसे हो सकती है? अरे ये वो कांग्रेस कह रही है। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही है पांडे जी, आप मुद्दा बनाना चाहते हैं लखीमपुर खीरी, बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए, पर कुछ अंबेडकर को मुकदमे में लाएंगे, बीएसपी को सपोर्ट करते हैं। कुछ अंबेडकर, कब जाएगी ऑपोजिशन, कब जाएगी बीएसपी, कब जाएगी बीएसपी वेस्टर्न यूपी के कैराना में? बोलिए, हिंदू परिवारों का पलायन आर्थिक कारणों की वजह से नहीं हुआ था। हिंदू परिवारों का पलायन इसलिए हुआ था क्योंकि वे मुस्लिम बाहुल्य इलाके के अंदर हिंदू थे और वहां पे बदमाशी होती थी। ये मैं नहीं, राजीव जैन भी कह रहे हैं, ये मैं नहीं, एनएचआरसी की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं, आई विटनेस कह रहे हैं। तो आप भी बताइए, बोलिए। कुछ अंबेडकर, बीएसपी। नहीं तो मैं बीएसपी का मेंबर नहीं हूं। सपोर्ट करते हैं आप मायावती की विचारधारा को, बोलिए। और दूसरा मैं यही कहूंगा, वो कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर को आए। योगी जी के पास अब कुछ बचा तो है नहीं है। आपने जैसे बताया कि जब कराना हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, आपके सर्वे ने बता दिया कि बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत रही है। अब भी लोगों के सर्वे बता रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी वालों की जमानत जब्त होगी। अब और तो कुछ है नहीं पास। जाट वो नाराज है, गुजरों के ऊपर जो मिहिर भोज सम्राट वाला मामला हुआ है उसकी भी जाति योगी आदित्यनाथ ने निकाल दी। गुज्जर सारे नाराज हैं। अब क्या बनाया जाए? अब लौट कर अब योगी आदित्यनाथ जी बोल देते हैं अफगानिस्तान में तालिबान पे मैं सर्जिकल स्ट्राइक मार दूं। अब लोग समझदार हो गए। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि यूपी का सीएम अफगान तालिबान पे सर्जिकल स्ट्राइक मार। क्या है ये ड्रामा? ड्रामा कह रहे संजय चौधरी, ड्रामा कहा जा रहा है, जवाब दे। तो फिर आप लौट के जमीन की हकीकत से रूबरू नहीं होने जा रहे हैं। इनको नहीं पता वेस्टर्न यूपी में कितना काम हो रहा है। अगर जेवर में एयरपोर्ट बनना है तो क्या उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा? अगर नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है तो क्या वहाँ का विकास नहीं होगा? अगर मेरठ के अंदर मेट्रो ट्रेन आ रही है तो क्या वहाँ का विकास नहीं हो रहा? अगर मेरठ के अंदर खेल विश्वविद्यालय बनना है तो मेरठ का विकास नहीं हो रहा? अगर दिल्ली से तो हमने सुगम किया है तो उसमें आप विकास। मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूं, आज का मेरा मुकदमा शिव कुमार जी की परिवार के लिए है, उनकी बीवी रेखा के लिए है, उनके भाई विनीत के लिए है। आज का मेरा मुकदमा विजय मित्तल के परिवार के लिए है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। कुछ आपको पूरा समय दिया। कुछ आपने पिछली बार ट्वीट किया था कि आपको समय नहीं मिला, मैंने पूरा समय दिया, आपके समय में किसी ने नहीं बोला। मेरे को बोलने दीजिए, मेरा निवेदन है। मैं स्वाति को आ रहा हूं, मैं चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं, संदीप चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। मैं संदीप चौधरी जी को वापस से मुकदमे में लाऊंगा। संदीप चौधरी जी और संजय चौधरी जी को लेके आए। बिल्कुल, मैं संदीप चौधरी जी आपको कहना चाहता हूं, मेरी बात देखिए संदीप चौधरी जी, आप शायद से समझ नहीं पा रहे। आप ये नहीं समझ रहे कि बीजेपी लोगों को यह एहसास दिला रही है कि उनके राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बेहतर थी और बेहतर है, ऐसा बीजेपी लोगों को एहसास दिला रही है। वो बीजेपी लोगों को बता रही है कि गुंडे बदमाश जो पहले घूमा करते थे वो नहीं घूमा करते हैं। और दूसरी तरफ राजभर जी, जो ये ओपी राजभर जी हैं, वो मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे का सपोर्ट लेना चाहते हैं। तो पैरेलल अगर ड्रॉ होगा और अगर जनता वोट करना चाहेगी कानून व्यवस्था के ऊपर तो बीजेपी की एज होगी। तो आप लोग क्या कास्ट पे ओवर रिलायंस नहीं कर रहे? संदीप चौधरी नारी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं इस पर कर दूं। संदीप चौधरी जी, आपने भी कहा था कि पहले सुनवाई नहीं होती थी और अभी सुनवाई हो रही है। भंडारी जी, मैं आपको बताऊं, जैसे अभी साथियों ने क्या उनकी सुनवाई हुई, बीजेपी नेता ने किस तरह। संदीप चौधरी जी एक सेकंड आपको मैं रोक रहा हूं, आपका वीडियो स्टिल हो गया है। संदीप चौधरी जी एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं, आपका वीडियो स्टिल हो गया। तब तक मैं आपके पास वापस आऊंगा। अशोक यादव जी को लेके आए। अशोक यादव जी आप फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके। संदीप चौधरी जी अपने फ्रेम को स्टिल करिए। अशोक यादव जी और संजय चौधरी जी के बीच में मुकदमा होगा। देखिए अशोक यादव जी, मेरी बात ध्यान से समझिए। अशोक यादव जी, आपके अलायंस पार्टनर, मैंने पिछली बार भी आपके एक प्रवक्ता को जिक्र किया था, वो मुख्तार अंसारी से मिल रहे हैं। आप अगर यहां पे उत्तर प्रदेश सरकार की विफलताएं गिना रहे हैं तो ऐसा ना हो
कि हिंदुत्व के ऊपर बीजेपी बाजी मार ले और कानून व्यवस्था के ऊपर बीजेपी बाजी मार ले। आप वही गलती नहीं कर रहे जो आपने 2017 के पहले करी थी अशोक यादव। नहीं, दरअसल हम बताएं, ऐसा है, किसी से मिलना नहीं, किसी से जाके जेल में मिलना ये अलग विषय है, वो गुंडा देखिए अलग विषय है। लेकिन जहां तक अखिलेश जी को मैं जानता हूं, देखिए जहां तक अखिलेश जी को मैं जानता हूं, 2012 में जब डीपी यादव की बात आई थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम इनको शामिल नहीं करेंगे। उससे उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी थी। 2015-16 में इस बात पर झगड़ा हुआ था परिवार में कि अफजाल अंसारी वगैरह इन सबको लाने की बात थी। अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी साफ सुथरी रहेगी, हमारे दल में कोई गुंडा मवाली अपराधी शामिल नहीं होगा। आप मुझे एक नाम बता दें, आज अखिलेश यादव के साथ में कोई मवाली, गुंडा, बदमाश, माफिया उनके साथ खड़ा होता हो। संजय चौधरी जवाब दे। संजय चौधरी बोल रहे, एक नाम बता दे संजय चौधरी। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई जिन पर खुद अपराध है, उनको अभी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने खुद खड़े होकर सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी ज्वाइन कराई है। देखिए वो भाई और उनके सहयोगी राजभर साहब मुख्तार अंसारी से मिलने जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे अपराधियों की गिरोहबंदी है, अपराधियों का साथ है, और जो अपराधियों के साथ है कांग्रेस में थे, उनकी मां। दोस्तों मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं, चौधरी जी और अशोक यादव जी, आप लोग के पास आ रहा हूं। ये देश का नंबर 1 मुकदमा बन चुका है कू पे, पर इस वक्त देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, और हम तुरंत वापस आ रहे हैं। संदीप चौधरी जी, मैं वापस से दोहराऊंगा अपनी बात को। संदीप चौधरी जी, ऐसा ही 2017 के पहले हुआ था, जब ऐसा ही 2017 के पहले हुआ था, जब 2016 में कैराना की एनएचआरसी रिपोर्ट को कहा गया था बीजेपी की रिपोर्ट। ऐसा ही 2019 के पहले हुआ था, जब 31 मई 2018 में एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि कैराना, नूरपुर में जो बाइपोल के नतीजे हैं वो बीजेपी के हार की शुरुआत है, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं वापस से कहूंगा, क्या जरूरत है आपकी पार्टी को और बाकी अपोजिशन की पार्टी को यह स्वीकारना और कहना कि कैराना के अंदर जो पलायन हुआ था वो हिंदुओं का इसीलिए हुआ था क्योंकि वो हिंदू थे? चौधरी जी, आरएलडी। संदीप चौधरी जी, पहले आप। भंडारी जी, आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो पलायन हुआ था गुंडागर्दी की वजह से, कुछ गुंडे लोग कहीं भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया विकास दुबे का उदाहरण, संदीप जी आपको बताया। संदीप जी, मेरे को माफी, मेरे को अच्छा नहीं लगता आपको रोकने में, क्योंकि आपका फ्रेम वापस से फ्रीज हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप प्लीज करिए, मैं दूसरी बार कोशिश कर रहा हूं। मैं पांडे जी के पास आऊंगा और फिर आऊंगा मैं आपके पास। संजय चौधरी जी, मैं यही सवाल कृष्णकांत पांडे आपसे पूछ रहा हूं। मैं कुश अंबेडकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कुश अंबेडकर, मेरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये वही हो रहा है जो 2019 के पहले हुआ था, 2017 के पहले हुआ था, 2014 के पहले हुआ था? आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। मुझे बताइए, क्या कैराना में पलायन क्यों हुआ? ये जैसे मैंने पहले, क्यों? एक तो अखिलेश यादव का अकर्मण्य व्यक्ति, आप समझ लीजिए, उनसे पहले बसपा की सरकार थी, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था बसपा की सरकार में बहन कुमारी मायावती के शासन में रही। अखिलेश यादव अकर्मण्य व्यक्ति थे, 2.5 सीएम, 3.5 सीएम, ऐसी चीजें सुनने को मिलती। इसलिए भाजपा और बस इन लोगों ने एक ड्रामा रचा जिसपे अशोक यादव को ध्रुवीकरण हो, जिसपे पूरा ये ध्रुवीकरण ये लोग प्लान कर सके। और अब दोबारा वही चीज की जा रही है। अखिलेश यादव को जिन्ना याद आ गया, इनको कैराना याद आ रहा है। आप पे अटैक हो रहा है अशोक यादव जी। बीएसपी कुश अंबेडकर, बीएसपी के बहुत इंटेलेक्चुअल है, आप पे अटैक कर रहे हैं, आप पे अटैक कर रहे हैं। अरे उन्होंने अगर ये कह दिया ये बीएसपी को सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है। अब वो चुनाव के समय मैं आपसे बात कह रहा हूँ, यादव सिर्फ मिलकर ड्रामा खेलना चाहते हैं। ओवैसी का ये आप जनाधार नहीं बन पा रहा है। बोलिए अशोक यादव जी, अशोक यादव जी बोले। ये पहले चुप हो जाए तो बोलेंगे। अशोक यादव बोले। ये चुप हो जाए, अम्बेडकर जी चुप होइए। कुश अंबेडकर, देखिए मैं आपको जवाब नहीं, देखिए अभी ये नहीं, सुनिए प्लीज सुनिए, देखिए आप पहले आप चुप होइए तब मैं बोलूंगा, अपनी बात कायदे से बोलूंगा। घुस नहीं पा रहे हैं। बोले अशोक यादव जी बोले। ठीक है, कुछ आपने अपनी बात को रखा, बोले अशोक यादव। नहीं, आप रख लिया, आप मेरी सुनिए। अगर अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया कि देश की आजादी में जो बड़े नेता थे, वो जिसमें पटेल जी थे, नेहरू जी थे, गांधी थे, जिन्ना थे, ये वहीं से पढ़ के लौटे सब लोग वहां से बैरिस्टर बन के। अगर नहीं, तो अगर कह दिया
तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया? आडवाणी जाते हैं और आडवाणी जाके जिन्ना के मजार पे अपना सिर झुकाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। रात को 11 बजे मोदी जी नवाज शरीफ के पास पहुंच जाते हैं, उनकी मां के पैर छूते हैं, तो कोई कुछ नहीं कहता है, केवल जिन्ना का नाम तो ले दिया है। संजय चौधरी सुन रहे हैं? करो यार, नहीं, जिन्ना की तारीफ तो नहीं की है भाई। जिन्ना की तारीफ आजादी की लड़ाई में जिन्ना की तारीफ से पढ़ के लौटे थे कैमरे ना अशोक ना, ये चारों हाली एजुकेटेड थे, तो इसमें कौन सी इशू से मत भटकिए। जिन्ना की तारीफ आजाद हिंदुस्तान में तो मैं नहीं करूंगा और कोई भी देशभक्त नहीं करेगा, ये जानते कोई हैं। नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। संजय कभी चौधरी आपने नाम तो ले सकता, नाम लेने में क्या है? संजय चौधरी और अशोक यादव। संजय चौधरी ठीक है, आपने अशोक यादव आपने बोल दिया नाम लेने से कुछ नहीं, आपको ऐसा लगता है? मेरे हिसाब से एक ये पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क का फाउंडर ये जिन्ना का नाम भी नहीं लेना चाहिए। संजय चौधरी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। कुछ अम्बेडकर पूरा आपने बोल दिया। संजय चौधरी मुझे बताइए, सीधा सवाल। संजय चौधरी देखिए, सीधे से बोलिए ना कि आपको हिंदुत्व का आपकी इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो इलेक्शन स्ट्रैटेजी से आप जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है उनको चेकमेट करना चाहते हैं। आप ये सब टाइम कर रहे हैं इलेक्शंस के करीब, और आप इलेक्शंस के करीब टाइम कर रहे हैं। रियलिटी क्या है आपकी इलेक्शन स्ट्रैटेजी की? यही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्तमान में आप देखिए कि मुस्लिमों से संबंधित मुद्दों को उठाने वाले सबसे बड़े कौन हैं? कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र के संकल्प पत्र बताकर मस्जिदों के सामने सबसे पहले उसी के लिए जाती। अखिलेश जी जिन्ना की तारीफ करते हैं। यहाँ बसपा के मित्र कह रहे हैं कि अखिलेश बड़े अकर्मण्य थे, लेकिन जो अकर्मण्य अखिलेश थे उसके साथ बसपा ने ही समझौता किया था। इन सारे के सारे राजनीतिक दलों का अगर पोल खुल गई, तो विचार है, पोल खुल गई। भाजपा, अरे बसपा ने एक मौका दिया था सपा को, बसपा को ने सपा को एक मौका दिया था, और आप रहने दो, उन्होंने कैराना में संजय चौधरी ने वो नब्ज दबा दी जिस नब्ज को दबाने से दुख होता है ना। इनकी तो सारी बॉडी नसों की बनी हुई है भाई, इनकी क्या? खुश अम्बेडकर और संजय चौधरी। और देश के अंदर भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर के साथ अलायंस किया, महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस किया। ये लोग तो कुछ बोलने लायक भी नहीं है, इनको ज्ञान देने की जरूरत है। संजय चौधरी और बसपा ने भाजपा के साथ भी अलायंस किया था, उस पर क्या है फिर इनका? कोई नियत है, न कोई कार्यक्रम है, न कोई विश्वास है। पूरे दलित पिछड़ों का भाजपा अपमान कर रही है, दलित पिछड़ों का अपमान कर रही है। एक जमाना था दोस्तों, एक जमाना था जब अब्दुल्ला बुखारी जो उस वक्त के जामा मस्जिद के इमाम हुआ करते थे 1990 के दशक में, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करा जाता था कोर्ट्स द्वारा, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार द्वारा, पर सरकारें डरती थी। ये था तुष्टीकरण। मैं तुष्टीकरण के विरुद्ध हूं। मैं कानून में सब सामने होना चाहिए। हर व्यक्ति भारतीय है और भारतीय आइडेंटिटी सर्वोपरि है। आप सभी मेरे साथ जुड़े। मेरे साथ अब स्वाति गोयल शर्मा जुड़ रही हैं, बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट है, जाबाज रिपोर्टिंग करती हैं, ग्राउंड में जाकर बहुत बढ़िया काम करती है, और कैराना में इन्होंने बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग करी थी और इनकी इन्वेस्टिगेशन को देश ने देखा था, सुना था। तो स्वाति गोयल शर्मा जी मेरे साथ 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो जनता का मुकदमा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्वाति गोयल शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने इतनी रिपोर्टिंग कैराना में करी है, देश की जनता को एक जर्नलिस्ट के लेंस से बताइए कि 2016 में कैराना में एग्जैक्टली हुआ क्या था। एनएचआरसी की रिपोर्ट हमने पढ़ी है, फैक्ट्स देखे, राजनीतिक प्रत्यारोप आरोप देखे, पर आप जमीन पे गई थी, एग्जैक्टली क्या हुआ था? स्वाति गोयल शर्मा जी, थैंक यू प्रदीप फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन एंड फॉर होस्टिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। देखिए, मैं उसमें तो नहीं जाऊंगी कि अभी योगी जी अभी क्यों गए, वहां की क्या पॉलिटिक्स है, वो लोग वो जाने, पर मैं आपको कैराना की रियलिटी बताती हूँ। जिन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है वहां पे क्या हुआ था, जिन्होंने कैराना में जो हुआ वो सिर्फ उस फिल्टर से देखा जो उनको जो उस वक्त की सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया ने उनको दिखाया। देखिए, कैराना में
जो डेमोग्राफिक चेंज है वो एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। जैसे आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देती हूँ। आज की डेट में केराना का रेशियो 85:15, मतलब 85% मुस्लिम पॉपुलेशन और 15% हिंदू पॉपुलेशन माना जाता है। हालांकि अनऑफिशियल रिपोर्ट कहते हैं कि 92:8 का रेशियो है। 2001 के सेंसस में 52% हिंदू पॉपुलेशन वहां पर थी। फिर 2011 के सेंसस में हिंदू की पॉपुलेशन अचानक से ड्रॉप होकर 30% दिखाई देती है, और जैसे मैंने कहा कि अभी वो सिर्फ 15% तक रह गई है। देखिए, जब इतना बड़ा गिरावट आता है तो वो कोई मास कन्वर्जन या और किसी कारण नहीं होता है, वो एक्चुअली पलायन की वजह से ही अधिकतर होता है। और पलायन को ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए कि कई लोग रातों रात ट्रक में सामान भर के बच के जान से जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। पलायन एक प्रोसेस होता है, एक कम्युनिटी को फील होता है बार बार कि वो अंडर अटैक हैं, और आपको कोई हक नहीं है, आपको मतलब ये जो जिन्होंने भी इसको व्हाइट वॉश करने की प्रयास किया है उनको कोई हक नहीं है कहने का कि इनमें तो कोई डर था ही नहीं, है तो मैन्युफैक्चर्ड फियर है। आप वहां लोगों से जाके बात कीजिए। जब मैं केराना में 2018 में गई थी, हालांकि उससे पहले भी मैं एक बार गई थी, वहां पर मेरी थोड़ी रिश्तेदारी भी है, तो वहां पर मुझे पता चला कि 2014 में इतने मर्डर्स वहां पर हुए थे। या ये समझ लीजिए कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर वहां पे 3 बिजनेसमैन का मर्डर हुआ था। एक सिताब मार्केट करके है वहां पर। मरने वालों के नाम शिव कुमार, राजेंद्र, विनोद सिंगर, इस सबको बिल्कुल मेन मार्केट में मार दिया गया। मारने वाला कौन? एक मुकीम काला गैंग, वहां पर एक क्रिमिनल गैंग एक्टिव है, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे क्रिमिनल गैंग्स एक्टिव हैं। मुकीम काला उनका सरगना, उसका शार्प शूटर शबीर अहमद। स्वाति, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही। मैं एक सेकंड आप चाहता हूं कि इसमें और कैरी ऑन करे, पर ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही। मौलाना साजिद राशिदी को मैं लाना चाहता हूं, फिर स्वाति आपके पास वापस आऊंगा। मौलाना साजिद राशिदी, स्वाति ने जितनी रिपोर्टिंग ग्राउंड पे करी शायद ही किसी ने केराना में करी होगी, और उस वक्त कुछ ऐसे तथाकथित पत्रकार थे स्वाति जो बड़ी छापने की बात करते हैं, जो कह रहे थे कि मालदा बड़ा एग्जैजुरेशन है, केराना एक टोटल फैब्रिकेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ फैब्रिकेशन। ऐसे फ्रॉड्स को मैं कहना चाहता हूं, सच्चाई को आप कभी बार नहीं छुपा सकते। तो मौलाना साजिद राशिदी, आप मानिए कि वहां पे कानून व्यवस्था की दिक्कत थी, आप मानिए कि हिंदुओं का पलायन इसीलिए हुआ था क्योंकि वो हिंदू थे और वहां की सरकार ने इसको नहीं सही कर पाई थी। मौलाना साजिद राशिदी, इसमें कम्युनल का है सच्चाई बोलना, बोलिए 1 मिनट। आपका ऑडियो सही कर दीजिए सर, मैं प्लीज निवेदन कर रहा हूं, ऑडियो सही सर, स्काइप को प्लीज अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मौलाना साजिद राशिदी जी, आप जब मैं अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए। मैं आप नहीं सुन पा रहा हूं मैं आपको, प्लीज मेरा निवेदन मेरी टीम से मौलाना साजिद राशिदी से करके करिए। ईपी खराब है आपका, आप ईपी फिक्स करिए। स्वाति, उस वक्त जर्नलिस्ट ने, मैं मौलाना साजिद राशिदी प्लीज आप वापस आप आइए, मैं चाहता हूं कि आपको भी देश सुने। स्वाति, आप जरा बताइए कि तो उस वक्त जो जर्नलिस्ट कह रहे थे कि ये फेक है, आप कह रही थी कि वहां पे उस वक्त एक गैंगस्टर हुआ करता था, वहां पे 2014 में काफी मर्डर हुए थे जी, पर बहुत सारे क्रिमिनल गैंग्स एक्टिव थे, और जो क्रिमिनल गैंग्स वहां पर एक्टिव थे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही थे। ये आप लोगों से जाकर पूछिए, और ये पुलिस रिकॉर्ड्स में 109 वहां पे हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट थी, और उसमें अधिकतर वही थे। और देखिए, मीडिया ने वहां पर एक बहुत ही गंदा मजाक किया लोगों के साथ, मतलब वहां की माइनॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन के साथ, मैं ऐसा कहूंगी। क्योंकि हुआ क्या कि हुकुम सिंह जो मतलब वहां पे एमपी थे और अभी नहीं रहे, उन्होंने एक लिस्ट निकाली थी कि देखिए इतने सारे परिवार केराना से निकल के जा चुके हैं पिछले कुछ सालों में, तो उस लिस्ट में कुछ खामियां थी। देखिए, ऐसा होता है कि अभी किसी ने पूरी वेरीफाइड करके उन्होंने लिस्ट नहीं दी होगी, तो उसमें कुछ ऐसे केसेस थे कि जिसमें परिवारों ने कहा कि नहीं हम डर से नहीं गए थे, हम तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज की वजह से गए थे। लेकिन मीडिया ने चुन के सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस किया। उस वक्त सेक्युलर मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, सो कॉल्ड सेक्युलर, सूडो सेक्युलर मीडिया की बात, उन्होंने सिर्फ उन पर फोकस किया जिन्होंने ये कहा कि नहीं हम डर से नहीं आए थे। उन्होंने एक भी किसी ऐसी फैमिली का इंटरव्यू नहीं दिया, किसी का ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिखाया जिन्होंने कहा कि हाँ हम डर से गए थे। जब मैं 2018 में गई तो मुझे बहुत सारे शॉपकीपर्स ने बताया कि हमारे पड़ोसी भी गए थे, और इसीलिए गए थे क्योंकि एक गैंग का आदमी आया और उनसे बोला कि 15 लाख की रंगदारी दीजिए। रंगदारी मतलब प्रोटेक्शन मनी, एक्सटॉर्शन, कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। एक्सटॉर्शन की बात स्वाति कर रही है। मैं मौलाना साजिद राशिदी से पूछना था, मौलाना साजिद राशिदी ये सच्चाई बता रही जो जमीन में केराना में हुई थी, क्या आप जरूरत है कि हर व्यक्ति को, आपके जैसे इंटेलेक्चुअल्स को भी स्वीकारने की कि भाई जो केराना में जा रहा है कोई उसमें योगी आदित्यनाथ जा रहा है उसमें कम्युनल क्या है, वो सच्चाई को एक्नॉलेज किया जा रहा है?
मौलाना साजिद राशिदी, मौलाना साजिद राशिदी, आपका ईपी ठीक नहीं है। प्लीज मेरी टीम को, आप जिस ईपी से बात कर रहे हैं उससे मुझे ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं आप ऑडियो नहीं आ रहा है। स्वाति, मेरे पास इतना ही समय था, पर देश की जनता को जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूं कि आप और आए। आपने बताया देश को कि किस तरीके से कैराना का सच छुपाया गया था, और मैं चाहता हूं स्वाति के लेख को भी देश की जनता पढ़े। स्वाति, मेरे साथ आप जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त दोस्तों ये कूप पे नंबर 1 ट्रेंड बन चुका है, और मतलब साफ है दोस्तों, कैराना में हिंदुओं का पलायन इसीलिए हुआ था क्योंकि वो हिंदू थे, कोई इकोनॉमिक कारण से नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने के कारण से। ये कैराना की सच्चाई है जिसकी बात कू ऐप पे देश की जनता भी कर रही है। मेरे साथ आप सभी इस मुकदमे के अंदर जुड़े और आपने इसका सहयोग दिया। कल वापस से आपके सामने हाजिर हूंगा अपनी टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।